तो गुड मॉर्निंग बच्चों फिर से आपका केमिस्ट्री के अंदर वेलकम करता हूँ। और अपन बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले की। तो एग्जैक्टली जिस पर्टिकुलर एम्पेरिकल फार्मूले और मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात चल रही थी उसके इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया था। अपन ने देखे थे कि आखिरकार एम्पेरिकल फार्मूले को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ताकि उस एम्पेरिकल फार्मूले के ऊपर से अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सके। और साथों साथ अपन ने परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन भी पढ़े थे। तो एग्जैक्टली अपन ने पेज नंबर 14 का इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए थे। अब मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बोला था कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 30 है उस इलस्ट्रेशन नंबर 30 का आपको सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना था। इलस्ट्रेशन नंबर 30 जो अपने सामने निकल के आया था उस इलस्ट्रेशन नंबर 30 का आप लोगों को बच्चों सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो मैक्सिमम बच्चों ने उसका एम्पेरिकल फार्मूला शायद कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो मैं एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूँगा। आपने जो एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किए हो मैं उसी की बात करूँगा। तो एग्जैक्टली एम्पेरिकल फार्मूला इसका आया था C2H6O। एम्पेरिकल फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर मतलब 30 था उसका एम्पेरिकल फार्मूला C2H6O आया। लेकिन अपने को एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने को नहीं बोला था, अपने को तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने को बोला था। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर वेट दिया है। तो क्वेश्चन के अंदर बोलता है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड इज 92। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 92 है, मॉलिक्यूलर वेट 92 है। तो जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 92 है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने को कैलकुलेट करना है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए अपने को एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूले के ऊपर से अपन एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करेंगे और एम्पेरिकल मास के ऊपर से अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अभी एम्पेरिकल फार्मूला अपन ने कैलकुलेट कर लिए कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला C2H6O है। एग्जैक्टली मेरा काम है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना, मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फार्मूला अपने पास है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब सवाल ये उठता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला जरूर हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे ये जो n है, यहाँ पे ये जो n है, n की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने का भी एक फार्मूला अपने पास है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास अपन ऐसा बोल सकता है। तो n इज इक्वल टू होता है मोलर मास, n इज इक्वल टू मोलर मास, और मोलर मास डिवाइडेड बाय होता है एम्पेरिकल मास। मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास में यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरे पास मोलर मास दिया है, मेरे पास पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है मतलब मोलर मास है जो 92 दे रखा है, जो 92 दे रखा है। अब मेरे पास एम्पेरिकल मास नहीं है, मेरे पास एम्पेरिकल मास नहीं है। अब एम्पेरिकल मास में कैलकुलेट करूंगा एम्पेरिकल फार्मूले से। एम्पेरिकल मास मुझे एम्पेरिकल फार्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 और प्लस यहाँ पर मैं 16 लिखूंगा, प्लस यहाँ पे मैं 16 लिखूंगा। और जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ बच्चों तो ये आता है 46, ये 46 आया। मतलब मेरे को एम्पेरिकल मास पता चल गया। एम्पेरिकल फार्मूले के ऊपर से जो मास मैं कैलकुलेट करता हूँ दैट मास इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल मास, उस मास को अपन एम्पेरिकल मास बोले। और एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करने के लिए ही तो अपन ने एम्पेरिकल फार्मूला पहले कैलकुलेट किए। एम्पेरिकल फार्मूले के ऊपर से अपन एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करेंगे, एम्पेरिकल मास के ऊपर से अपन n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और n के वैल्यू के ऊपर से अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो एग्जैक्टली मेरे को एम्पेरिकल मास के ऊपर से एम्पेरिकल फार्मूला मिला जो 46 आया, जो 46 आया। तो यहाँ से n की वैल्यू 2 निकल के आई, यहाँ से n की वैल्यू 2 निकल के आई। और जैसे ही मेरे पास n की वैल्यू आई मैं आसानी से अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करूंगा। तो मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला।
मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला होता है। अब n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है और इम्पेरिकल फार्मूला है C2H6O, C2H6O। तो जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखेगा C4 और यहाँ पे 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखेगा H12 और यहाँ पर रहेगा O2। तो एग्जैक्टली उस क्वेश्चन के अंदर अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने को बोला था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लिया बच्चों। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि एम्पिरिकल फार्मूला आप लोग कैलकुलेट करके रखना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाए ये सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने आई होप कि एम्पिरिकल फार्मूले को यहाँ तक कैलकुलेट करके रखे होंगे और बाद में मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन ने इस वीडियो के अंदर फाइंड कर लिए। चलो, तो ये बात हो रही थी इलुस्ट्रेशन की, ये इलुस्ट्रेशन की बात थी। अब इलुस्ट्रेशन के बाद, इलुस्ट्रेशन कैलकुलेट करने के बाद अभी अपन चलेंगे बिगिनर बॉक्स नंबर 3 की तरफ। अपने सामने बिगिनर बॉक्स नंबर 3 निकल के आता है। तो जब मैं बिगिनर बॉक्स 3 की बात करने लगा, मैं बिगिनर बॉक्स 3 की बात करता हूँ, तो बिगिनर बॉक्स 3 की अगर मैं बात करने लगा तो ये जो बिगिनर बॉक्स नंबर 3 है, ये बिगिनर बॉक्स नंबर 3 पेज नंबर 15 पे निकल पे आएगा कि बिगिनर बॉक्स नंबर 3 ये पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। अब बिगिनर बॉक्स को अपन सॉल्व करने लगे, अपन बिगिनर बॉक्स को सॉल्व करने लगे तो बिगिनर बॉक्स का पहला क्वेश्चन अपने सामने निकल के कुछ इस तरह से आता है, अ हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन। बिगिनर बॉक्स नंबर 3 का पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या निकल के आया। तो पहला क्वेश्चन है अ हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन। अपने पास हाइड्रोकार्बन बोला है, अपने पास हाइड्रोकार्बन बोला है, हाइड्रोकार्बन कंटेन, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन। हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन। एक हाइड्रोकार्बन मेरे पास दिया है और उसके अंदर 80% कार्बन प्रेजेंट है और क्वेश्चन में बोलता है द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 30 एंड इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब वहाँ पे अपने को वेपर डेंसिटी दी है, यहाँ पे वेपर डेंसिटी दी है, वेपर डेंसिटी 30 है और अपने को बोला है कि व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला। अपने को इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए अपने को वेपर डेंसिटी की गरज नहीं पड़ती। यहाँ पे वेपर डेंसिटी अपने को जरूर दी है, लेकिन इस वेपर डेंसिटी को अपन यूज नहीं करेंगे। इंपेरिकल फार्मूले के जगह पे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा होता तो वेपर डेंसिटी को मॉलिक्यूलर वेट में अपन कन्वर्ट करते और उसके हिसाब से अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते। लेकिन यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला लिखा है, तो कभी कभार क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी दे रह सकता है कि इंपेरिकल फार्मूले को अपन सिंपलेस्ट फार्मूला भी बोल सकता है, दैट इंपेरिकल फार्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपलेस्ट फार्मूला। तो क्वेश्चन के अंदर अगर ये दिया हो कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ऐसा भी कभी कभार क्वेश्चन के अंदर दिया हो सकता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है। तो सिंपलेस्ट फार्मूला कैलकुलेट करने को पूछेगा तो भी अपने को इंपेरिकल फार्मूला ही कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूले को ही अपन सिंपलेस्ट फार्मूला बोलता है बच्चों। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन के साथ अपन डील करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ डील करने से पहले यहाँ पे अपने को हाइड्रोकार्बन नाम दिख रहा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नाम दिख रहा है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे ये हाइड्रोकार्बन अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर निकल के आती है। लेकिन हाल फिलहाल में इधर हाइड्रोकार्बन नाम है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नाम है। तो हाइड्रोकार्बन का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, शायद आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन आइटम, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन आइटम एंड हाइड्रोजन आइटम ओनली, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन आइटम एंड हाइड्रोजन आइटम ओनली, सच टाइप ऑफ ऑल द कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन आइटम और हाइड्रोजन आइटम ही प्रेजेंट रहता हो, उस कंपाउंड को अपन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन आइटम एंड हाइड्रोजन आइटम ओनली। तो एग्जैक्टली मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, मेरे पास हाइड्रोकार्बन है।
तो इस हाइड्रोकार्बन के अंदर दो ही चीजें होंगी। हाइड्रोकार्बन के अंदर दो ही एलिमेंट है, पहला कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। उसके अंदर भी मेरे को ये बोला है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन के 80% है, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन 80% प्रेजेंट है। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन के परसेंटेज अगर 80 है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हाइड्रोजन के परसेंटेज 20 होंगे, हाइड्रोजन के परसेंटेज 20 होंगे। चलो अभी अपना काम हो गया, अभी अपने को एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है और एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए अपन टेबुलर मेथड को यूज करेंगे। यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उस टेबल के अंदर सबसे पहले मुझे एलिमेंट लिखना पड़ेगा। टेबल के अंदर सबसे पहले मैं एलिमेंट लिखूंगा। अब टेबल के अंदर जब मैं एलिमेंट लिखने की कोशिश करता हूं तो हाइड्रोकार्बन के अंदर दो ही एलिमेंट है मेरे बच्चे। हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट। पहले को अपन कार्बन बोलेंगे, पहले को कार्बन बोला गया, और दूसरे को अपन ने हाइड्रोजन बोले, सेकंड वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन। एलिमेंट लिखने के बाद उसके परसेंटेज अपने को लिखना पड़ता है। मैंने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट के बाद उसके परसेंटेज लिखूंगा। तो कार्बन के परसेंटेज 80 है, कार्बन के परसेंटेज 80 है और हाइड्रोजन के परसेंटेज 20 है उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के अंदर। फिर परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पे मुझे उन एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिखना पड़ेगा। परसेंटेज लिखने के बाद उन एलिमेंट का एटॉमिक वेट अपन लिखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक वेट या कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है। यहाँ तक मैं पहुँच गया और शायद यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब एग्जैक्टली ये सब काम होने के बाद, ये सब काम होने के बाद यहाँ पे मुझे एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एटॉमिक रेशियो मैं कैलकुलेट करूंगा और एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना मतलब ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना। तो मैं परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करने लगा तो मेरे को एटॉमिक रेशियो पता चला, अपने को एटॉमिक रेशियो पता चलेगा। अब परसेंटेज है 80, यहाँ पे 80 और डिवाइडेड बाय 12 करूंगा। 80 डिवाइडेड बाय 12 मैं करने लगा तो 80 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पर रहेगा बच्चों 20 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 1। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 20 हो गया। और जब मैं 80 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो 12 1 जा 12, 12 सका 72, 12 अटी 86। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 12 सका 72, 80 है और 80 डिवाइडेड बाय 12 है, 12 सका 72, 72 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा रहेगा बच्चों 08, तो 6.6 आएगा। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय 12 मतलब ये आएगा बच्चों 6 पॉइंट समथिंग या 6.6 आ गया मान के चलो। तो ये आ गया बच्चों 6.6, ये 6.6 आ गया। अब एग्जैक्टली एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने के बाद अपने को सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। अपन ने एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर लिए। अब एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करूँगा। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करने का एक तरीका मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि जो एटॉमिक रेशियो की वैल्यूज आई है, जो एटॉमिक रेशियो की वैल्यूज अपने सामने निकल के आई है, एग्जैक्टली उस एटॉमिक रेशियो के वैल्यू के अंदर जो सबसे कम वैल्यू है, जो सबसे कम वैल्यू है उसको अपन बाकी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे छोटा है 6.6, तो 6.6 को भी मैं 6.6 से डिवाइड करूंगा और 20 को भी मैं 6.6 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे 6.6 डिवाइडेड बाय 6.6, तो ये आएगा बच्चों 1, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे है 20 डिवाइडेड बाय 6.6, 20 डिवाइडेड बाय 6.6, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.1 आएगा या 3.2 आएगा। और जब भी अपन सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, जब भी अपन सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा होल नंबर चाहिए। मान के चलो यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल नंबर आया या कोई डेसिमल नंबर आया तो क्लोजेस्ट वैल्यू अपन लेंगे, अपन क्लोजेस्ट वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे 3.1 या 3.2 आया तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 3 लिया, अप्रोक्सीमेटली अपन ने 3 ले लिए। चलो अभी अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। अपने को सिंपलेस्ट रेशियो पता चल गया, अपने को सिंपलेस्ट रेशियो पता चला और सिंपलेस्ट रेशियो अपने को पता चला कि कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 3:1 है, वो 1:3 है, वो 1:3 है। और इसी सिंपलेस्ट रेशियो को अपन एम्पेरिकल फार्मूला बोलेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला अपने पास, एम्पेरिकल फार्मूला बाहर निकल के आया
कि इंपेरिकल फार्मूला है बच्चे इस कंपाउंड का CH3, तो अभी अपने को देखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन दिया है जहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। तो जब मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ तो मेरे को ऑप्शन नंबर फर्स्ट पता चलता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर ये अपना ऑप्शन दे रखा है CH3। तो वो जो बिगिनर बॉक्स नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है वहाँ पे अपने को जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए तो यहाँ तक आप लोग कॉपी करके रखिए, फिर मैं उसी बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से करवाता हूँ। चलो बच्चों, चलिए बच्चों, आई होप तो आपने कॉपी कर लिए होंगे। अब एग्जैक्टली अभी देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोग पहले कॉपी कर लो। चलिए, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं इतनी चीज़ें यहाँ से मिटा देता हूँ, टेबल को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, क्योंकि इस टेबल का अपने को काम फिर से पड़ेगा ही पड़ेगा। तो टेबल को अपन एज इट इज़ रहने देंगे और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से मिटा देंगे। चलो, तो टेबल को मैंने जैसा का वैसा रखा और यहाँ से इसको भी मैं मिटा दूँ, इसको मैंने मिटा दिया कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन अपने सामने निकल के आता है ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा का पूरा नहीं लिखूँगा। जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो आपके सामने बुकलेट रखी होगी, बुकलेट के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 देखते हुए चलना है। तो चलो, मैं बिगिनर बॉक्स नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ। अपने को बोला है 2 एलिमेंट x एंड y, अपने पास 2 एलिमेंट दिए हैं, पहला एलिमेंट x है बोलता और दूसरा एलिमेंट y है, तो मैंने यहाँ पे x y को लिख दिया। और क्वेश्चन के अंदर बोला है x का एटॉमिक वेट 75 है, x का एटॉमिक वेट दिया है 75, ये परसेंटेज नहीं है बच्चों। x का एटॉमिक वेट दे रखा है 75 और y का एटॉमिक वेट दे रखा है 16। x का एटॉमिक वेट 75 है और y का एटॉमिक वेट 16 है। और क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कंबाइन टू गिव कंपाउंड हैविंग 75.8% ऑफ x। तो क्वेश्चन के अंदर x के परसेंटेज दिए हैं, इस क्वेश्चन के अंदर x के परसेंटेज दिए हैं जो 75.8 है, अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, पहला x है और दूसरा y है। अब x के परसेंटेज अगर 75.8 है, x के परसेंटेज अगर 75.8 है, तो सवाल ये उठने लगा y के परसेंटेज कितने, मतलब परसेंटेज ऑफ y की मैं अगर बात करने लगा तो 100% में से मेरे को 75.8 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं 100 में से 75.8 को माइनस करता हूँ बच्चे, तो यहाँ पे आता है 24.2, यहाँ पे 24.2 आ जाएगा। 8 + 2 अगर मैं करने लगा तो ये 0 हो, मतलब 10 हो जाएगा 0, 5 + 5 और यहाँ पे वेरी गुड बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 1 सेकेंड 28 + 2, यहाँ पे 10 हो 0, 5 + 1 0 कैरीज 1, वेरी गुड। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ y अपने को पता चला जो आया 24.2, जो 24.2 आया। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस यही थोड़ी सी तकलीफ थी कि अपने को x के परसेंटेज दिए थे, अपने को y के परसेंटेज नहीं दिए थे। लेकिन किसी कंपाउंड के अंदर अगर 2 ही एलिमेंट है, किसी कंपाउंड के अंदर अगर 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें से एक का परसेंटेज मुझे पता है, उसमें से एक के परसेंटेज अगर मुझे पता है तो दूसरे के परसेंटेज में आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 है, टोटल परसेंटेज 100 है। तो 100 में से मैंने x के परसेंटेज को अगर माइनस कर दिया तो मुझे परसेंटेज ऑफ y पता चला, परसेंटेज ऑफ y अपने को पता चल गया। अभी हो गया अपना काम। इस क्वेश्चन के साथ अपन आसानी से अभी डील कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में बोलता है कि एलिमेंट दिया है, परसेंटेज दिया है, एटॉमिक वेट दिया है। अभी अपन एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे और एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए
परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो परसेंटेज है बच्चों 75.8 और डिवाइडेड बाय आएगा 75, डिवाइडेड बाय 75 कैलकुलेट करने लगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा जिसको मैं 1 मानते हुए चलूंगा। यहाँ पे आएगा 24.2 और डिवाइडेड बाय 16 है, 24.2 डिवाइडेड बाय 16 है। और जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा बच्चों 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। अब ये बच्चों 1 पॉइंट समथिंग के आजू बाजू आता है, लेकिन अपने को यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग की बात नहीं करना, तो ये आएगा 30, तो ये आएगा बच्चों 1.6 या 1.67 वगैरह कुछ आएगा। तो आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा वो कितना आता है। मान के चलो वो 1.67 आया, 1.67 आया। अब छोटा नंबर 1 है तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। और मैं 1.6 को भी 1 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे भी 1.6 आएगा, यहाँ पे 1.6 आएगा। लेकिन बच्चों अपने को 1.6 के साथ नहीं जाना, अपन 1.6 के साथ नहीं जाएंगे। ये 1.6 नहीं, ये 24 डिवाइडेड बाय 16 है मान के चलो, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा बच्चों। फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, तो ये 1.5 आएगा। तो 1.5 पकड़ के चलो, या 1.427 वगैरह आएगा। तो 1.47 है, तो यहाँ पे अपन ने लिखे 1.47, तो 1.47 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 1.47 ही हो जाएगा। लेकिन इसका अप्रॉक्सीमेट अपन 1 लेंगे, कि अपन ये मानते हुए चलेंगे कि इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा। तो इसका कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आ गया। तो अपने को पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर जो सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आया, जो x और y का सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आता है, वो सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है। अब सिंपलेस्ट रेशियो अगर 1:1 है तो यहाँ से आसानी से मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, ये हो जाएगा बच्चों XY। तो अपने सामने एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आया XY। तो अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को अपने क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिखता है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर ऑप्शन दिया है XY। तो अपने को इसके साथ जाना पड़ेगा बच्चों, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना है। तो अपन ने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद अपने सामने निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि इन अ कंपाउंड एक नाम का कंपाउंड है जिसका एटॉमिक वेट और परसेंटेज भी अपने को दिए है। फिर बी नाम का कंपाउंड है जिसका एटॉमिक वेट और परसेंटेज भी अपने को दिए है। और क्वेश्चन में बोला है एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करो। तो बिगिनर बॉक्स का जो क्वेश्चन नंबर 3 निकल के आया है, बिगिनर बॉक्स का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना है बच्चों। तो इस तरह से अपन एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो आर्टिकल है उसको आसानी के साथ कंप्लीट कर लिए। तो अपन ने सीख लिए कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर आने वाले समय में जब अपन कंसेप्चुअल एक्सरसाइज करेंगे तो उस कंसेप्चुअल एक्सरसाइज के अंदर भी फिर से इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो तब अपन कंसेप्चुअल एक्सरसाइज के एम्पिरिकल फार्मूले और मॉलिक्यूलर फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था और थ्योरी के साथ साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन भी यहाँ पे अपन ने ले लिए। अब एग्जैक्टली एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ने के बाद अपना इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट आर्टिकल है जहाँ पे अपने को स्टाइकोमेट्री पढ़नी है और स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट पढ़ना है कि मोल कंसेप्ट को स्टाइकोमेट्री की यूज़ करके या मोल कंसेप्ट को स्टाइकोमेट्री का यूज़ करके अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसको अपन स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट बोलेंगे बच्चों। तो वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा था। इस छोटे से वीडियो के अंदर अपन ने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले को कंप्लीट कर लिए। लेकिन मैंने बोला है कि बिगिनर बॉक्स नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3
आप लोगों को सॉल्व करके रखना है अपने कॉपी के अंदर। जब लाइव क्लासेस चालू होंगे तो जो जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के बोला है वो कॉपी के अंदर आपके होना चाहिए, ताकि वो कॉपी जब मैं आपकी चेक करूं तो उस कॉपी के अंदर जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाया है या जो जो चीज़ों को होमवर्क बोला है वो वहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखना चाहिए। चलिए बच्चों, तो आज का अपन अपना छोटा सा वीडियो यहीं पे ख़त्म करता है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए और फ्रेश आर्टिकल के साथ जिसका नाम है स्टाइकोमेट्री बेस्ड मूल कंसेप्ट। चलो बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।